हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम टॉपिक कर रहे हैं वही रसायन विज्ञान लैब असिस्टेंट के अंदर पहली यूनिट हमारी चल रही थी परमाणु संरचना और आवर्त सारणी। और पहली यूनिट के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि परमाणु के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, परमाणु की संरचना कैसी होती है। उस परमाणु से रिलेटेड हमने क्या पढ़े थे, दो मॉडल पढ़े थे। एक मॉडल पढ़ा था हमने थॉमसन मॉडल, एक मॉडल पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि परमाणु के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनके साइज, इनके आवेश, इनका द्रव्यमान, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बनाते हैं। और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो क्या बताती है, परमाणु संख्या बताती है। अब इन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर आधारित हमने दो तीन प्रकार के क्या पढ़े थे, परमाणु या तत्वों के प्रकार पढ़े थे। एक तत्व है और परमाणु हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था समस्थानिक। स्थानिक का मतलब जिनके स्थान समान हो, और स्थान कौन बताता है, परमाणु संख्या बताता है। यानी समस्थानिक में क्या होगा, किसी भी परमाणु के परमाणु संख्या क्या होंगी, समान होंगी। तो दो तत्व या परमाणु की परमाणु संख्या अगर समान हो जाए तो वो क्या होंगे, सारे समस्थानिक होंगे, यानी वो क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था समभारिक। भारिक का मतलब भार, भार यानी परमाणु भार, और परमाणु भार का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। यानी जिन दो तत्वों या परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या बराबर, वो क्या होते हैं, सारे के सारे समभारिक होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भाई हमने द्रव्यमान संख्या देख ली, हमने परमाणु संख्या बराबर देख ली। अब हम देखेंगे क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर। तो ऐसे तत्व या परमाणु जिनमें क्या हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो परमाणु होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल नंबर दिया था, और उस नंबर का हमने क्या नाम दिया था, क्वांटम नंबर दिया था। हमने बताया था कि क्वांटम यांत्रिकी आने के बाद में हमें यह पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में क्या करता है, गति करता है। और उन एनर्जी के पैकेट्स को हमने क्या बोला था, क्वांटम बोला था। ठीक है। अब देखो, क्वांटम जहां रहेगा उस क्वांटम को दर्शाने के लिए हमें जिन नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है वो क्वांटम नंबर कहलाते हैं। अब क्वांटम नंबर हमने क्या पढ़े थे, क्वांटम नंबर पढ़े थे मुख्य क्वांटम संख्या, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे क्वांटम नंबर जिनसे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में उपस्थित है, कौन से सेल में उपस्थित है। तो सेल यानी कोष की जानकारी देने वाले जो क्वांटम नंबर होंगे वो कौन से होंगे, आपके मुख्य क्वांटम नंबर होंगे। उसके बाद में हमने देखा था कि जो कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, उपकोष पाए जाते हैं, सब सेल पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कोष में पाया जाएगा, उसके बाद में सब सेल के अंदर पाया जाएगा, उपकोष के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की उपकोष में स्थिति बताने वाली क्वांटम संख्या कौन सी होगी, द्विगंशी क्वांटम संख्या होगी, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर होगी। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताएगी भाई, जो मुख्य क्वांटम संख्या वो कोष बता रही है, द्विगंशी बता रही है उपकोष, और तीसरी है उपकोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। तो जो आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या बताएगी, आपकी कक्षकों की जानकारी बताएगी कि इलेक्ट्रॉन वो कौन से कक्षक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद में 4 नंबर आपकी जो क्वांटम संख्या पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कोष में रहता है, कोष के भी उपकोष में रहता है, और उपकोष के भी किस में रहता है, कक्षक में रहता है। अब कक्षक में किस ढंग से रह रहा है, वो किस ढंग से गति कर रहा है, ये सारी जानकारी हमें कौन देती है, चक्रण क्वांटम संख्या देती है, स्पिन क्वांटम नंबर देती है। यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर का मान होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस का हाफ का मतलब होता है मान समान होगा लेकिन दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होगी। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, और दोनों विपरीत दिशा में गति करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका जो चुंबकीय जो क्या होता है, घूर्णन होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। और किसी भी ऑर्बिट का क्या आवेश क्या हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण जो परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट 2 क्लासों के अंदर हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है। आज हम देखते हैं कि जो भी कक्षक होते हैं, जो हमने कक्षक पढ़े हैं भाई, जो आपकी स्पिन क्वांटम नंबर जो कक्षक बताती है कि किस ढंग से रह रहे हैं। ठीक है, या फिर जो आपकी जो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है, चुंबक की जो क्वांटम संख्या है, वो बताती है कि कक्षक होते हैं। अब वो कक्षक हमने पढ़े थे एसपीडीएफ होते हैं। अब उन कक्षकों की जो आकृति है वो कैसी होगी, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की हेडिंग आप लगाएंगे, वो लगाएंगे कक्षकों का आकार और आकृति। कक्षकों का
कक्षकों का आकार एवं आकृति। है ना, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, इस शेप और साइज को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। हमारी केमिस्ट्री के अंदर जब हम एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो एक मॉडल आया था बोर मॉडल, और बोर मॉडल ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित वेग और एक निश्चित पथ के अंदर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, ये किसने बताया था, बोर ने बताया था। लेकिन इसकी क्या हो गई, अवहेलना हो गई। क्यों हुई, इसको फेल क्यों माना गया? क्योंकि कुछ समय बाद में एक साइंटिस्ट आते जिनका नाम है हाइजेनबर्ग, और हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो रूल है था, उसके अकॉर्डिंग देखो, बोर ने तो ये बता दिया कि जो नाभिक है, ये मान लो कोई भी नाभिक है और इसके चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित वर्ताकार पथ में गति करता है। कैसे पथ में गति करता है इलेक्ट्रॉन? वर्ताकार पथ में गति करता है। तो इसने एक तो क्या बताया, इसका वेग बताया, एक इसकी स्थिति बता दी। क्या बता दी? स्थिति। वेग का मतलब वेलोसिटी और स्थिति का मतलब पोजीशन। लेकिन कुछ समय बाद में जब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल आता है, उसके अंदर यह बताया गया कि किसी भी गतिशील कण का वेग और स्थिति एक साथ नहीं बता सकते, है ना। अनसर्टेनिटी रूल क्या कहता है? अनसर्टेनिटी रूल यही कहता है कि किसी भी गतिशील कण का वेग और उसकी स्थिति एक समय पे डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर बोर ने कैसे बता दिया? तो इस सिद्धांत को क्या बता दिया गया था? गलत। और बोर ने इन ऑर्बिटल्स को क्या बोला था? ऑर्बिट बोला था। क्या बोला था? ऑर्बिट बोला था। तो पहले जो आपकी कक्षकों की जो पुरानी अवधारणा है उसके अनुसार क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जिस भी वर्ताकार पथ में गति करते हैं, एक निश्चित वेग के साथ गति करते हैं और एक निश्चित वर्ताकार पथ में गति करते हैं, और उस वर्ताकार पथ को क्या बोला था उसने? ऑर्बिट बोला था। क्या बोला था? ऑर्बिट। तो ये इस कक्षकों की पुरानी अवधारणा थी, लेकिन हाइजेनबर्ग ने इसको क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। तो फिर नई अवधारणा आती है, और नई अवधारणा क्या बोलती है? नई अवधारणा ये बोलती है कि इसको पहले तो इसका नाम चेंज करो, पहले तो इसका क्या करो? नाम चेंज करो। और इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? ऑर्बिटल किया गया। क्या किया गया? ऑर्बिटल किया गया। ठीक है, और इसमें तो इसने फिक्स ही बता दिया था कि भाई होता है ऐसा। लेकिन जो नई अवधारणा आई उसने क्या क्या बता दी कि इसकी अधिकतम प्रायिकता हो सकती है कि ये किस में गति करे? वर्ताकार पथ में गति करे। उसने बस ये बता दिया कि पॉसिबिलिटी है कि ये वर्ताकार पथ में ही गति करे, जरूरी नहीं है कि ये वर्ताकार में करे। कभी कभी ये सर्पिलाकार पथ में भी क्या कर सकती है? इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है। बस दोनों अवधारणाओं में इतना ही चेंजमेंट था। क्या चेंजमेंट था? पहले ने बोर ने यह बता दिया कि इसकी स्थिति भी फिक्स है और इसका वेग भी निश्चित है। लेकिन दूसरी अवधारणा आई, उसमें क्या किया? बोले वर्ताकार पथ पे जरूरी नहीं कि वर्ताकार पथ पे गति करे, ये किस पे भी कर सकता है? एक सर्पिलाकार पथ पे भी गति कर। जरूरी नहीं है कि सेम वेग से ही गति करे, जरूरी नहीं है कि पूरे पथ के अंदर। अब तो अगर सर्पिलाकार पथ पे गति करेगा तो कहीं इसका वेग कम होगा, कहीं इसका वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पे क्या होता? खरा उतरा एकदम कि भाई सही बात है, अगर वेग कम होगा तो स्थिति चेंज हो जाएगी, है ना। अगर वेग डिफाइन है तो स्थिति डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और स्थिति डिफाइन है तो वेग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का क्या कर ली इसने? पालना कर ली, इसको फॉलो कर लिया। इसका मतलब दूसरी अवधारणा है उसको आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें लिखाया यही जाता है, पढ़ाया यही जाता है और रटाया भी यही जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे पथ पे गति करते हैं? वर्ताकार पथ पे गति करते हैं। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कैसे पथ पे गति करते हैं? ये सर्पिलाकार पथ में गति करते हैं। और कैसे गति? जैसे आपका जो ग्रह होता है, सूर्य होता है ना, सूर्य, हम आज तक यही पढ़ते हैं कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह गति करते हैं, वो क्या करते हैं? वर्ताकार पथ पे गति करते हैं। लेकिन नहीं करते। सूर्य का भी क्या होता है? ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, और ग्रेविटेशन होता है। और किसी मान लो जैसे अर्थ को ही ले लूं, मैं अर्थ को ले लूं, इसका भी क्या होगा? ग्रेविटेशन होगा। ग्रेविटेशन का मतलब किसी भी पिंड की, है ना, बॉडी, जैसा फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। मेरे पास भी गुरुत्वाकर्षण है, आपके पास भी गुरुत्वाकर्षण है। किसी भी पिंड है जो द्रव्यमान रखता हो, जो आयतन घेरता हो, या द्रव्यमान रखता हो, जो जगह घेरता हो, उस सब पिंड के पास क्या होता है? ग्रेविटेशन होता है। उसके पास एक आकर्षण बल होता है जो अपनी तरफ आकर्षित करता है वस्तुओं को।
ठीक है, और अर्थ के पास भी क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों के बीच में जब क्या लगेगा, एक एग्जांपल लिया मैंने, वैसे तो खूब ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं अर्थ का। इन दोनों के बीच में जब ग्रेविटेशन लगेगा तो ऐसा तो है नहीं कि हर पॉइंट पे सेम लगेगा। भाई सूर्य के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हर पॉइंट पे अर्थ पे सेम क्या लगा सके। इसलिए जब ये पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ग्रेविटेशन ज्यादा लगता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे ग्रेविटेशन कम लगता है। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं मैं इसका। एक एग्जांपल ये कि अर्थ के चारों तरफ कौन गति करता है, अर्थ के चारों तरफ गति करता है चंद्रमा। अब चंद्रमा जब अर्थ के ज्यादा नजदीक होता है ना, ठीक है, तो ज्यादा नजदीक होगा इसका मतलब ज्यादा ग्रेविटेशन लगेगा, और जब दूर जाता है तब कम ग्रेविटेशन लगेगा। तो इसका मतलब कम ज्यादा बल लग रहा है, इसका मतलब दूरी कम ज्यादा हो रही है, दूरी कम ज्यादा हो रही है मतलब स्थिति चेंज हो रही है। अरे आपको अगर मैं पकड़ के और हिलाऊं, है ना, एक तो आपको मैं नजदीक से हिलाऊं तब ज्यादा हिलोगे, या फिर दूर से हिलाऊं तो ज्यादा हिलोगे। तो वेग आपका ज्यादा कब होगा, जब मैं आपको पास से ज्यादा हिलाऊं। तो ग्रेविटेशन जितना ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, इसकी गति और स्थिति दिखाई देगी। तो जो भी ग्रह हैं उनके, सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो वर्ताकार पथ पे गति नहीं करते। इनके लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है, परवलयाकार पथ। ठीक है, ऐसा जो पथ होता है ना, लंबा पथ, इसको अति परवलयाकार भी बोल देते हैं। तो जब भी आप ग्रह करेंगे दूर से आएंगे इससे। तो हमारे, अब नॉर्मल सी चीज देख लो भाई, पृथ्वी घूमती है तो दिन रात होते हैं, पृथ्वी घूमती है तो दिन रात होते हैं। तो आपके पूरे साल के अंदर एक दिन ऐसा था जो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा दिन होता है, और एक रात ऐसी आती है जो बहुत बड़ी रात होती है ना। हाँ, तो इनमें बस यही, इसका रीजन यही है क्योंकि एक सिम वर्ताकार पथ पे गति नहीं कर सकता। और ऐसा सेम यहाँ पे भाई, नाभिक में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा भाई, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अरे दो विपरीत चिन्हों में क्या होता है, आकर्षण होता है ना। यहाँ पे ये सख्त लोंडा नहीं है कि इसको आकर्षण नहीं हो, है ना। अगर किसी दो विजातीय चीजों के अंदर आकर्षण नहीं हो रहा है ना, जैसे आप में और किसी लड़की में आकर्षण नहीं हो रहा है, तो आप में ये नहीं कि आप सख्त लोंडे हो, है ना। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए आप में किसी चीज की कमी है। अगर एक लड़का एक लड़की की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें कमी है। लेकिन यहाँ पे विजातीय आवेशों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, और इसमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। यहाँ पे तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं, और यहाँ पे फोर्स लगता है वो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगता है, और इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल। और इस स्थिर वैद्युत बल की वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी वर्ताकार पथ में गति नहीं कर सकता। अच्छा, करता भी होगा, लेकिन हम इसका स्थिर वैद्युत बल के कारण एक समय में वेग भी नहीं बता सकते, और स्थिति भी ये नहीं बता सकते एग्जैक्ट कहां पे ये, मान लो यहां पे गति कर रहा है फुल स्पीड से, तो हम ये नहीं बता सकते कि यहीं पे ये क्या, और ये बता दिया कि यहां पे, तो इसका वेग नहीं बता सकते कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो ऐसा कौन समझा के गया था, ऐसा हाइजेनबर्ग समझा के गया था कि भाई साहब किसी भी गतिशील पिंड का हम एक समय में स्थिति और वेग ज्ञात नहीं कर सकते। और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या था, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत यही तो था, डेल वी डेल एक्स हमेशा क्या होता है, एच क्रॉस बाई टू का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यही होता है भाई। एक टाइम पे हम वेग में परिवर्तन और पोजीशन में परिवर्तन कभी नहीं निकाल सकते। अनडिफाइंड वैल्यू होती है जहां पे एच क्रॉस का मान क्या होता है, एच क्रॉस बराबर होता है एच बटे 2 पाई, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और एच का मान कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक, तो डेल वी डेल एक्स, इसका मतलब यही हो गया कि हम वेग और स्थिति को नहीं बता सकते, एक समय में वेग और स्थिति को नहीं बता सकते किसी भी गतिशील। लेकिन बोर ने ये बता के चला गया था, बोर, तो बोर का बस यही हो गया यहाँ पे काम तमाम। तो कक्षकों की पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या होता है, वेग और स्थिति फिक्स होती है किसी भी पथ, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, और वो उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है, वर्ताकार पथ होता है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की, सॉरी कक्षकों की पुरानी अवधारणा, इसी में लिखेंगे कक्षकों की पुरानी अवधारणा। कक्षकों की पुरानी अवधारणा।
ठीक है, एंसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? यहां से आपको यह समझ में आ गया कि इसकी जो क्या होती है, इसकी जो आकृति होती है ना वो कैसी होती है, वर्ताकार होती है ना। तो इसकी जो आकृति होती है तो यहां पे लिखेंगे बोर के अनुसार, बोर मॉडल के अनुसार बोर मॉडल के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार होता है। और वेग निश्चित होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द इलेक्ट्रॉन हैव सर्कुलर पाथ with constant velocity। एक वर्ताकार पथ वो रखता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होता है वो इसको कांस्टेंट नहीं रहने देता। ठीक है, तो एक बार ये लिखेंगे पुरानी अवधारणा के अनुसार। अच्छा, एक चीज और लिखेंगे, पुरानी अवधारणा में इसको ऑर्बिट कहा गया था, कक्षकों को क्या कहा गया था, ऑर्बिट कहा गया था। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कि कक्षों की पुरानी अवधारणा क्या कहा गया था, इसको ऑर्बिट कहा गया था। अब इसका नाम चेंज करेंगे नई अवधारणा में, उसको बोल देंगे ऑर्बिटल। बस फर्क इतना ही है, हिंदी में दोनों को कक्षा की बोला जाता है। ठीक है, लोचा इंग्लिश में ही होता है। ठीक, लिखेंगे। उसके बाद में सेकंड हेडिंग लगा देंगे आप, कक्षकों की नई अवधारणा। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कक्षकों की नई अवधारणा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, पहली बात तो इसको क्या कहा गया था, ऑर्बिटल्स कहा गया था, इनको कहा गया था ऑर्बिटल्स। अब देखो इसमें सुधार हुए, और सुधार होने के बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ये नाभिक है आपका। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ एक त्रिविम आकृति होती है। यहाँ पे त्रिविम क्या होता है, स्पेस होता है। त्रिविम का मतलब थ्री डायमेंशनल, जैसे अपना क्या है, ये स्पेस है, इन्वायरमेंट है। और इस नाभिक के चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट पाया जाता है, 3D इन्वायरमेंट पाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता होती है, इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता होती है। वही बात आ गई कि यहाँ पे इसने क्या नहीं बताया, पथ नहीं बताया कि कैसा होता है इसका कोई पड़ता। इसने बताया नई अवधारणा के अनुसार कि यहाँ पे कोई फिक्स क्या नहीं होता, इसका पाथ नहीं होता है ना, निश्चित मार्ग नहीं होता। इसके चारों तरफ बस एक क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के बादल पाए जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाए जाते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉनों की होने की क्या पाई जाती है, प्रायिकता पाई जाती है। मतलब ये बंदा सेफ खेल गया यहाँ पे। ठीक है, और ये सेफ खेल गया, इसकी वजह से यहाँ पे एक इक्वेशन आती है, श्रोडिंगर इक्वेशन, फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें काम आएगी। श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर समीकरण द्वारा ये सिद्ध भी हो गया, क्योंकि श्रोडिंगर समीकरण क्या निकालती है, आपकी ऊर्जा निकालती है। तो श्रोडिंगर समीकरण को, इस कॉन्सेप्ट को लेके क्या निकाल सकते हैं हम, ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात क्या हो गई, सही होगी। इसको फॉलो कर लिया और आज तक हम इसको पढ़ रहे हैं। तो नई अवधारणा के अनुसार क्या लिखा गया, नई अवधारणा के अनुसार लिखा गया जो बोर ने पढ़ा है वो गलत है। ठीक है, हाँ इतनी देर हम जो पढ़ रहे थे वो गलत है, अब पढ़ेंगे वो सही है। तो क्या पढ़ेंगे अब,
पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ किसी भी वर्ताकार पथ में गति नहीं करता, उसका पथ निश्चित नहीं होता, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, नाभिक के इलेक्ट्रॉनों के बादल पाए जाते हैं, जहां पे क्या होता है, बस उनकी पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है। फिक्स में नहीं बता रहा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, कि प्रायिकता होती है भाई साहब कि हो सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो आगे इसके अंदर लिखेंगे आप कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस अवधारणा के अनुसार इस अवधारणा के अनुसार नाभिक के चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ एक त्रिविम आकाश में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होती है। पाए जाने की प्रायिकता होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं होता भाई। ठीक है भैया, समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब देखो, त्रिविम आकाश का मतलब होता है हमारे चारों तरफ अगर बादल आ जाए, मैं से मान वालों मैं नाभिक हूं, मैं नाभिक और मेरे चारों तरफ क्या है, इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यही मतलब है। ठीक है, और ये मेरे पास पास ही होंगे क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो मैं उनको खींच तो रहा हूं, तो होंगे तो मेरे आसपास ही, लेकिन फिक्स नहीं पता कि कौन से पथ पे है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। ठीक है, ये सेम वैसे नहीं लग रहा आपको कि ये कृष्ण जी खड़े हैं, ठीक है, और इनके चारों तरफ गोपियां घूम रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने कृष्ण जी हैं, कन्हैया है, कन्हैया के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोपियां बन के घूम रही हैं, और वो गोपियां कहीं पे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की नई अवधारणा, सॉरी कक्षकों की नई अवधारणा क्या कहलाती है, ये बताती है कि इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो पाए जाएंगे, लेकिन फिक्स नहीं है कि वो किस कहां पे पाए जाएंगे, कौन से पथ पे पाए जाएंगे। तो इसने हाइजेनबर्ग के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि एक समय में हम वेग भी नहीं बता सकते, एक समय में उसकी स्थिति भी, एक चीज को बता सकते हैं, इसने स्थिति बता दी तो वेग नहीं बताया, और इसने वेग बता दिया तो स्थिति नहीं बताई। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पे क्या हो गया, खरा उतर गया, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आज भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखेंगे इसको। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में लिख दो इसको। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, according to this concept, electrons presents in a three-dimensional space around the nucleus or it is a possibility to present here. Otherwise, or there are no fixed path, there is no fixed path of electrons, यानी इलेक्ट्रॉनों का कोई फिक्स पाथ है नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे कार्बन की, सॉरी कक्षकों की नई अवधारणा क्या बताती है, पहली बात तो इसको क्या बोला गया था, ऑर्बिटल्स बोला गया था।
और इस अवधारणा के अनुसार नाभिक के चारों तरफ एक त्रिविम आकाश होता है, जैसे मेरे चारों तरफ त्रिविम आकाश है, ठीक है। इस आकाश के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और उन इलेक्ट्रॉनों का कोई फिक्स पथ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक नोट लगाएंगे आप, इस नोट में लिखेंगे कि पुरानी अवधारणा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन नहीं करती। सिद्धांत की पालना नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैंने समझा दिया। क्यों नहीं करती भाई साहब, क्योंकि उसने क्या बता दिया था, स्थिति और वेग एक साथ बता दिया था, जैसा पॉसिबल नहीं है। किसके अनुसार पॉसिबल नहीं है, हाइजेनबर्ग के अनुसार पॉसिबल नहीं। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, दिक्कत नहीं है तो फिर आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू, अच्छा सॉरी, द एंसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ orbit does not follow uncertainty law of हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी लॉ को क्या नहीं करती है, फॉलो नहीं करती। भैया होता क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला इसको लिख देंगे, डेल वी डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2। इसी का दूसरा फॉर्मूला ये लिख देंगे, डेल वी डेल एक्स इज टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। दोनों फॉर्मूले लिख देंगे आप यहाँ पे। अच्छा, एच क्रॉस का हमने क्या लिखा है, एच अपॉन 2 पाई लिखा है, और एच यहाँ पे क्या है, एच यहाँ पे है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक। पहली अवधारणा किसका फॉलो नहीं करती थी, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी लॉ का फॉलो नहीं करती थी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि ये क्या नहीं कर रही है, इसको फॉलो नहीं कर रही है भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको नोट करेंगे फटाफट। फटाफट नोट करेंगे इसको। देखो ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट और लिखेंगे, अच्छा इसका एच का मान और लिख दो भैया, अगर याद नहीं रहे, याद रख सको तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। एच का मान कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है, ठीक है। याद रखो तो रख लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं है। बस इतना याद रखना कि पुरानी जो अवधारणा वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को क्या नहीं कर रही, फॉलो नहीं कर रही, इसलिए वो क्या होगी, फेल होगी। दूसरा देखेंगे कि नई अवधारणा, नई अवधारणा श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करती है। श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करती है, अतः हम इससे कक्षकों की ऊर्जा, कक्षकों की ऊर्जा एवं आकृति ज्ञात कर सकते हैं।
यानी कि श्रोडिंगर समीकरण आप फिजिक्स में पढ़ोगे और यहाँ पे भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी आएगी आपके आगे, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है श्रोडिंगर समीकरण। तो ये श्रोडिंगर समीकरण क्या बताती है आपकी, ये बताती है कक्षकों की ऊर्जा के बारे में और उसकी आकृति के बारे में। अगर किसी कक्षक की ऊर्जा कितनी होगी और कौन सी कक्षक की कौन से ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका स्पिन क्या होगा और उसकी उससे स्पिन से बनने वाली आकृति कैसी होगी, ये सारी चीजें कौन बताती है, आपकी श्रोडिंगर समीकरण बताती है। ठीक है, और यही फॉलो कर रही है कौन, नई अवधारणा। इसलिए हम क्या बता सकते हैं कि अवधारणा से हम किसका पता लगा सकते हैं, कक्षकों की ऊर्जा का भी पता लगा सकते हैं और उसकी आकृति का भी पता लगा सकते हैं। और हमें यही टॉपिक डाला था, कक्षकों की आकृति और आकार, और वो किससे निकाल देंगे, नई अवधारणा से। तो लिखेंगे द न्यू कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉलोज श्रोडिंगर इक्वेशन so we can define the energy and shape of orbital। तो ये श्रोडिंगर समीकरण को अगर फॉलो कर रही है तो हम आकृति भी बता सकते हैं, उसका आकार भी बता सकते हैं और उसकी ऊर्जा भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा तामझाम बताने का 20 मिनट का मतलब यही था कि आपको समझ में आ जाए कि ऑर्बिटल की आकृति आई कहां से। तो वो आई है आपकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट से, और वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट किससे निकाल के लेके आए, इस श्रोडिंगर समीकरण से निकाल के लेके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं श्रोडिंगर समीकरण आपको 3 पेज की सोल्व कराने बैठ जाऊं तो उसका कोई सेंस निकलेगा नहीं। ठीक है, वो आपको जब टाइम पड़ेगा तब आपको मैं निकला के दिखा दूंगा पूरा, जब आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। तो अभी तक तो इतना याद रखना है कि श्रोडिंगर समीकरण के कारण ही हमें किसकी आकृति मिलती है, कक्षकों की आकृति मिलती है। ठीक है, अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों के प्रकार। कल हमने देखा था कि कक्षक कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला कक्षक होता है s ऑर्बिटल, दूसरा होता है p ऑर्बिटल। सबसे बड़ा ध्यान यही रखेंगे कि स्मॉल में लिखना है इनको, छोटे होते हैं इसलिए स्मॉल में आएंगे। ठीक है, sp d ऑर्बिटल, और 4 नंबर पे आएगा आपका f ऑर्बिटल। केवल मुख्य कोश ही कैपिटल में लिखे जाते हैं, बाकी सारे किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 ऑर्बिटल होते हैं, हिंदी में लिख देंगे s कक्षक, दूसरा होगा p कक्षक, तीसरा होगा d कक्षक, और f होगा f कक्षक। ठीक है, अब कल हमने देखा था कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में कितने होते हैं, d में कितने होते हैं, f में कितने होते हैं। तो हमने देखा था कि s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 2। ठीक है, उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, p में टोटल इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 6। इसमें कितनी होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो हो जाएगी आपकी 10, और इसमें कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 14। ठीक है, अब एक कक्षक में एक उपकोश, एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो s का जो कक्षक होगा वो कितना बनेगा भाई, 2 एक ही कक्षक में आ जाएंगे तो कितने बनेंगे, 1। इसके कितने बनेंगे, 3। इसके कितने बनेंगे, 5। इसके कितने बनेंगे, 7। तो जो s है उसके क्या बनेंगे, 1 बनेगा। s एक ही होता है, p कितने होते हैं, 3 होते हैं, d कितने होते हैं, 5 होते हैं, f कितने होते हैं, 7 होते हैं। समझ में आया। और एक के अंदर कितने, एक सके में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 में 2 तो 2, 3 में 2 तो 6, 5 में 2 तो 10, और 7 में 2 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। तो यहां से समझेंगे। तो पहले तो 4 कक्षकों के प्रकार लिख लो,
आप पहली हेडिंग लगाओगे आप एस ऑर्बिटल, पहली हेडिंग हो जाएगी एस ऑर्बिटल। देखो इसकी आकृति होती है वो गोलाकार होती है, इसकी आकृति यानी जो शेप होती है वो क्या होती है। अब एक चीज बताओ, एस है वो अकेला पाया जाएगा, एस है वो अकेला पाया जाएगा। अब एक बात बताओ, एक तो शादीशुदा आदमी होता है, एक क्या होता है ना, रंडवा, रंडवा नहीं बोल सकते सॉरी, क्या बोलेंगे, एकदम सिंगल आदमी है ना। रंडवा तो जिसकी पत्नी या तो छोड़ के चली गई हो, वो डायलॉग है ना उसका, तो वो नहीं बोल सकते। एस क्या, सिंगल आदमी है। और एक बताओ, सिंगल आदमी को टेंशन ज्यादा होती है या फिर शादीशुदा को। तो ये सिंगल आदमी तो क्या ही टेंशन लेगा, है ना, क्या नहाएगा क्या नहीं छोड़े, नंगा क्या नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा, वही बात होगी, मस्त खा पी के मस्त रहता है, इसलिए गोल मटोल होता है। ऐस क्या होता है, और सबसे भारी भी यही होता है, और सबसे बड़ा भी क्या होता है, ऐसी होता है। ठीक है, मजबूत रहेगा आदमी, एकदम सिंगल रहेगा। सबसे स्थायी भी कौन है, ऐसी है। ठीक है, शादीशुदा का कभी इधर कभी उधर टप्पा खाता घूमता है, कभी उसकी मम्मी की तरफ जाता है और कभी बहू की तरफ जाता है, टप्पे खाता है जानता है। तो यही बात है, एस ऑर्बिटल क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होगी, एकदम गोल मटोल रहेगा, खा पी के मस्त। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, गोल होता है। ठीक, इसकी आकृति कैसी होती है ना, एग शेप होती है, या ओवल बोल दो इसको, अंडे की आकृति का होता है। समझ में आ गई। तो एस की आकृति कैसी हो गई, ये आपका एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है, कैसा होता है, गोल होता है। इसमें लिखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो होती है 2। कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो एस ऑर्बिटल वही है, एस क्या होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। स्थायी वही होता है जो क्या होता है, भारी होता है, और भारी सबसे बड़ा भी यही है, सबसे गोल इसकी आकृति होती है। सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें हो सकती है, 2 ही हो सकती है। नेगेटिविटी है ही नहीं बंदे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिविटी सबसे कम है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा। आप पी में देखोगे 6 आएंगे, उसके बाद में डी में आएंगे तो कितने आएंगे, 10 आएंगे, एफ में आएंगे तो 14। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है, तो इसमें लिख दोगे मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गई। अब देखो दूसरा होता है, वो होता है पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल होता है, वो होता है डमलाकार आकृति। इसकी आकृति कैसी होती है, डमलाकार आकृति होती है। कितनी होती है, डमलाकार आकृति। अब ये डमलाकार आकृति कैसी होती है, आप जिम विम गए हो कभी, और जिम के अंदर डंबल उठाए, तो डंबल के अंदर क्या होता है, अरे यही तो होते हैं, एक तो डंबल ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसकी आकृति कैसी होती है, डमलाकार होती है। ठीक है, ये आपका पी हो गया। डंबल के आकृति का कौन होगा, आपका पी ऑर्बिटल होगा। लिखेंगे इसमें कि इसकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है। उसके बाद में इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसमें कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 6। यानी पी ऑर्बिटल के अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। अब 6 एक कक्षक में कितने आएंगे, 2। तो इसके कितने भाग हो गए, 3 हो गए। दिमाग लगा सकते हो ना, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 का भाग दे दो, कितने कक्षक होंगे, 3 होंगे। तो वो कौन कौन से होंगे, वो उधर लिख लो, है ना। पी कक्षक के भाग, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। ठीक है, लिख दो। लिख दिया। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जो एन है, एस है वो 1 नंबर पे आ रहा है, तो एन बराबर 1 होगा। एस के लिए एन बराबर क्या होगा, 1 होगा।
लेकिन p ऑर्बिटल है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो n इसके लिए कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। यानी हम इसको क्या पढ़ेंगे, 2p से स्टार्ट करेंगे, 2p 3p 4p, और यहाँ पे क्या होगा 1s 2s 3s। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट कहां से होगा, 2 से, ये स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। 3 समझ में आ गए, px py pz, px py pz। px होता है वो x एक्सिस पे होता है, py होता है वो y एक्सिस पे होता है, और pz होता है वो किस पे होता है, z एक्सिस पे होता है। किसी को डाउट है, नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे। इसकी आकृति कैसी होती है, डंबल्ड शेप लिख दो ना इसको इंग्लिश में, क्या दिक्कत है, डंबलेड सेल। कुल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6। आकृति कैसी होगी, डंबलाकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी आकृति कैसे बनाते हैं, हम यही तो बनाते हैं भाई, यही तो होता है। अरे यही होता है कि नहीं होता, चलिए लिखेंगे। अब देखो, मैंने इन तीनों को एक लाइन में लिखा है, इन तीनों को एक लाइन में लिखा है। इसका मतलब तीनों की क्या होगी, px बराबर py बराबर pz बराबर ऊर्जा। तीनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। इसलिए जिन तीनों कक्षों की ऊर्जा समान होती है उनको बोला जाता है समभ्रंश कक्षक। तो क्या बोला जाता है, समभ्रंश कक्षक बोला जाता है। कि तो P के तीनों कक्षकों की जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, समान होगी। तीनों की ऊर्जा कैसी होगी, समान होगी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, समभ्रंश कक्षक बोला जाता है। समझ में आएगी नहीं ये भाई, आ गई। चलिए अब देखो, ये जो डंबल है इसको बीच में ऐसे मत बना देना रे भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, ऐसा होता है। दोनों की आकृति सेम होती है, इनको बोला जाता है लोब। क्या बोलते हैं, लोब बोला जाता है। दोनों लोब सेम बनानी है, सेम आकृति की बनानी है, दोनों लोब सेम होती हैं, दोनों लोब क्या होती हैं, सेम होती हैं, इसलिए इनका ऊर्जा इस तरह वो भी क्या होता है, सेम होता है। अब देखने में आपको क्या लग रहा है, इसकी आकृति होती है समतलीय। इसकी आकृति कैसी होती है, समतलीय आकृति का होता है, प्लेन शेप होती है इसकी। कैसी शेप होती है, प्लेन शेप होती है। बताओ किसी को डाउट है क्या, बोले नहीं है भैया। ठीक है, ये फटाफट उतारेंगे इसको। एस ऑर्बिटल की आकृति होती है गोलाकार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम आती है 2, n बराबर 1 से स्टार्ट होता है। p ऑर्बिटल होता है वो n बराबर 2 से स्टार्ट होता है, इसकी आकृति डंबलाकार होती है। इसमें कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। 6 कैसी होती है वो हमने समझा दिया, क्योंकि इसके भाग कितने होते हैं, 3 होते हैं, px py pz। अब इसको 2-2 लिखने की बजाय आप ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन भरना ही सिखा देता हूं आपको, आगे वैसे तो आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। अच्छा, एस ऑर्बिटल के लिए एक ही होता है, तो इसको एक बॉक्स में भर दो। इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बताओ किसी को डाउट है, नहीं डाउट है तो फिर आगे लगो। नंबर 3 है वो आपका डी ऑर्बिटल। पी कॉपी करता है, पी को ऐसे लिखते हैं ना, डी को ऐसे लिखना है ना। तो ये बोला कि भाई साहब उल्टा तो मैं हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है। पी को बोला कि उल्टा तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा। तो पी ने बोला कि मेरे पास एक डंबल है, तू 2 डंबल ले, है ना। डी के पास, डी की आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार होती है, द्विडंबलाकार आकृति होती है, डबल डमलेड होती है। कैसी होती है, डबल डमलेड होती है। इसमें 4 लोब पाई जाती हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम लिया जाता है क्लोवर लीफ। आपने लौंग देखी है, लौंग, उसकी आकृति का होता है, ठीक है, मसाले वाली लौंग। हाँ, लौंग वे में इलायची, वही लौंग वे इलायची वाला ही है, ठीक। अब देखो इसकी आकृति पढ़ते हैं। ये एक लोब बनानी है,
एक सेकंड, गलत हो गया थोड़ा सा। ये कैसा है आपका? डी ब्लॉक है। क्या है? डी ब्लॉक है। चारों लोब आपको क्या बनानी है? सेम बनानी है। मैंने तो यहाँ पे बना दिया। तो ये कैसा लिख रहा है आपको? जब आपकी जो आप लॉन्ग देखोगे ना, उसका जो फूल होता है ना, उसकी जो पत्तियां होती है उसके आकार का होता है। ठीक है, तो इसकी आकृति क्या होगी? द्विडंबलाकार आकृति होगी, क्लोरलीफ हो गई। अब इसमें लोब कितनी होंगी? 1 2 3 और 4। इसमें कितनी होती है? 4 लोब पाई जाती है। 4 लोब। चार लोब पाई जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, अब देखो ये कितने नंबर पे पढ़ रहे हैं हम? 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे पढ़ रहे हैं, तो एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 3 से शुरू होगी, यानी 3D 4D 5D ऐसे चलेगा। ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा। ये कहां से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इस ऊर्जा स्तर के अंदर 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखोगे। 5 होते हैं, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। कितने हो गए? 5। एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 10। 1 2 3 4 और 5। ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, सॉरी हाँ, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोई नहीं बोलेगा। ये डेस है भाई साहब, इसको बदनाम मत करो। ये माइनस नहीं है, ये डेस है। डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर है, माइनस कोई नहीं बोलेगा इसको। अच्छा, डी एक्स वाई की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? देखो, डी एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, तो ये कैसे पाया जाएगा? ये आपकी त्रिविम आकृति होती है। ये आपका क्या है? वाई एक्स है। ये आपका क्या है? एक्स एक्स है। तो ये ऐसे पाया जाएगा। dx y कैसे पाया जाएगा? ऐसे पाया जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या भैया? द्विडंबलाकार बताई थी आपने, तो बना दो द्विडंबलाकार। अरे डाउट है किसी को? है क्या? नहीं है भैया। ये किसकी आकृति है? dx y की। अब आगे वाले पेज पे हम क्या बनाएंगे? डी वाई जेड। वाई जेड में एक वाई एक्सिस लेना है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। भाई साहब एग्जामिनर पूछ सकता है, ये बना के पूछ देगा कि निम्न में से किसकी आकृति है। तो ये डी वाई जेड की होगी। तीसरा आप क्या लिखेंगे? डी एक्स जेड। कुछ नहीं करना, एक पे आप क्या लोगे? जेड एक्सिस लोगे, एक आप क्या लोगे? एक्स एक्सिस लोगे। दोनों के बीच में क्या दिखा दो? ये क्या होता है आपका? डी एक्स जेड होता है। मेरे से लोब बराबर नहीं बननी, आपको बराबर बनानी है चारों लोब। ठीक है, अब एक चीज आपको नोटिस करने को मिल रही है यहाँ पे। क्या मिल रही है भैया? ये मिल रही है कि हम डी एक्स वाई दो चीजों को साथ में ले रहे हैं, तीनों एक्सिस को ले रहे हैं। मतलब ये आकृति क्या है? डी क्या होता है? त्रिविम आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है? त्रिविमी आकृति का होता है। 3D शेप होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमने पढ़ना है क्या? डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, एक्सिस पे बना दो लोब और वाई एक्सिस पे बना दो। कैसे बनेगी? ये आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक लोब यहां बना दो और एक लोब यहां बना दो। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर। अगला है वो है डी जेड स्क्वायर।
और डी जेड स्क्वायर का मतलब होता है जेड पे ही दिखाना आपको। तो ये आकृति बना दो, ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, जेड पे लोब बनानी है और बीच में ये सर्किल बनाना है। ये किसकी आकृति हो जाएगी? डी जेड स्क्वायर की आकृति हो जाएगी। अरे है क्या किसी को डाउट? तो डी ऑर्बिटल की आकृति समझ में आ गई। अगर आपको वाई जेड दे तो वाई एक्स पे लेना है, ठीक है। डी एक्स वाई दे तो एक्स वाई एक्सिस पे लेना है। डी एक्स जेड ले तो एक्स और जेड एक्सिस पे लेना है। अगर डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर ले तो क्या लेना है? इन लोब को एक्सिस के ऊपर बनाना है। अगर वाई जेड दे तो बीच में बनाना है। भाई ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस के बीच में लोब बनानी है दोनों की, ठीक है। अगर आपको ये दे दे एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर तो ऊपर बनानी है, जहां पे एक्स एक्सिस है ना उसके ऊपर बनानी है लोब को, ठीक है। जेड स्क्वायर में क्या होगा? जेड स्क्वायर पे जेड पे तो लोब बनेगी और बीच में क्या बना दोगे आप? सर्किल बना दोगे। तो ये किसकी आकृति हो जाएगी? आपके डी ऑर्बिटल की। अब देखो कितने ऑर्बिटल पढ़े हमने डी में? 5। कितने पढ़े? 5। पांचों में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2-2, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और कैसे भरे जाएंगे वो आगे वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, हुंड के नियम के अनुसार भरे जाएंगे, है ना। कि हुंड का नियम क्या कहता है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरना, वो आगे समझेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे एक डायरेक्शन ऊपर है, एक की डायरेक्शन नीचे, मतलब प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो क्लॉकवाइज होगा उसके लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं लास्ट क्लास में कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपको क्या करनी है? क्लॉकवाइज करनी है और एक की एंटी क्लॉकवाइज करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या था? डी ऑर्बिटल थे, उसके कितने भाग थे? 5। और इन पांचों का ऊर्जा स्तर क्या होता है? समान होता है। इसलिए पांचों के पांचों क्या होते हैं? समभ्रंश होते हैं। पांचों के पांचों क्या होते हैं? समभ्रंश होते हैं। किसी भी एक कक्षक के कुछ उपभाग होते हैं, उन उपभागों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। इसलिए हम इनको सबको एक लाइन में लिख रहे हैं। जब तक इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं लेके जाएंगे तब तक इनके ऊर्जा का डिवाइडेशन नहीं होगा। और ये डिवाइडेशन कैसे होता है? ये फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स वाले चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। वहां पे हम डी ब्रोगली तरंग भी देखेंगे, वहां से उसका कैसे डेविएशन होता है, कैसे अपर क्या बनते हैं आपके एनर्जी लेवल बनते हैं, कैसे लोअर एनर्जी लेवल बनते हैं। तब ये क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। नीचे ऊपर वाले 2 अलग ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे रह जाते हैं। वहां से स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, वो आगे की बात है, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका डी ऑर्बिटल। उसके बाद में अगली हेडिंग लगाएंगे आप क्या? ये डी का हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है? जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। और हमारे मास्टर ने हमें बता रखा है कि हम जटिल चीजों पे पंगा नहीं लेते, इसलिए इसकी आकृति हम बनाते भी नहीं है और ना आज तक कहीं बनाई भी मिली है ना। तो इसकी आकृति वैसे तो डिफाइन नहीं है, इसको इतना ही लिखा गया है कि इसकी आकृति कैसी होती है? जटिल होती है, बस। तो इसकी आकृति कैसी होगी? जटिल आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है? जटिल आकृति का होता है। इसमें उपकोष कितने होते हैं? अच्छा, कक्षकों के उपकक्षक कितने होते हैं? उपकक्षक होते हैं वो होते हैं 7। जैसे डी के 5 होते हैं वैसे 7 होते हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? कुल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे 7 × 2 = 14, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? डी और एफ ऑर्बिटल हो गया, सॉरी। और एफ ऑर्बिटल में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड वाले क्या आते हैं? आपके एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो वहां तक हमें जाना भी नहीं है, हमारे सिलेबस में ओनली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही दे रखा है ना। तो यहाँ तक पहुंचना भी नहीं है हमें आगे। तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना ही इसलिए पढ़ रहा है पहले, क्योंकि हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है, और वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके बिना नहीं लिखा जाएगा। तो हमें ऑर्बिटल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपकी थी कक्षकों के प्रकार, कक्षकों की आकृति किस अवधारणा पे दी गई है, कौन सी अवधारणा फेल हुई थी, कैसे हम क्या करते हैं ऊर्जा और इनके स्तरों को बांटते हैं, कैसे इनके उपकक्षक बनाते हैं, और कितने कितने प्रकार की इनकी क्या होती है? उपकक्षकों की संख्या होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है ना हॉब्बो का नियम, और क्या पढ़ना है? उसके बाद में पढ़ना हुंड का नियम। उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे हमारी यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट, आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी के पूरे होते ही पहली यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। फिर सेकंड यूनिट पढ़ेंगे हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो आज
कैसी लगी आपको आज की क्लास? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।